नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपी के दिल में क्या। आज पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है और लगातार हमारी कवरेज उस पर और हमारी नजरें उस पर लगातार बनी हुई है। बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ममता, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। यूपी के दिल में क्या है ममता बता रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और आपको बताएंगे कि अब तक कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है, क्योंकि सुबह 7 बजे से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल यूपी में पहले चरण का मतदान लगातार जारी है। आपको जानकारी दे दें, यूपी में पहले चरण में 10 बजे तक औसत 9.93% तक मतदान हो चुका है। नोएडा की 3, गाजियाबाद की 5 सीटों पर मतदान। खोड़ा में सपा प्रत्याशी पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगा है। यूपी में पहले चरण का मतदान इस वक्त लगातार सुबह 7 बजे से जारी है। अब तक 10 बजे पर अगर बात करें तो औसत 9.93% अब तक मतदान हो चुका है और लगातार इस वक्त लोग अपने घरों से बाहर निकलकर अब वोट देने के लिए पहुंच रही हैं। अभी तक धीमी शुरुआत थी क्योंकि ठंड का मौसम है, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन अब समय आ चुका है वोट देने का और अपने मत का प्रयोग करने का। लगातार सभी नेताओं की ओर से भी अपील की गई है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, साथ ही साथ सीएम योगी की तरफ से भी अपील की गई है। जयंत चौधरी भी अपील करते हुए नजर आए हैं। सुनवाते हैं ममता, क्या कुछ राजनेताओं की तरफ से कहा गया है। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरे 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि अब वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। जय जय श्री राम। नमस्कार, आज लोकतंत्र के उत्सव का दिन है। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मत का उपयोग करते हुए अपने हित की सरकार चुनें। अपने आसपास के लोगों को भी वोट देने के लिए आप प्रेरित करें। वोट देने से पहले एक बार बीते 5 सालों को याद करें। आप ऐसी सरकार चुनें जो आपके हित की बात करे, ऐसी सरकार चुनें जो आपके अधिकारों की रक्षा करे, समाज को एकजुट रखे, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए अवसर दे, महिलाओं को सुरक्षा दे और सम्मान करें और हमारी इस विविधता को ताकत बनाते हुए देश प्रदेश के उत्थान के लिए काम करें। चलिए ममता, बात करेंगे मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की। कुछ खास बातें हैं, ग्राफिक के माध्यम से अपने दर्शकों को फटाफट से बता देते हैं। मेरठ की खास बात यह है कि यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं और अपने आप में ये 7 विधानसभा सीटें बहुत अहमियत रखती हैं। 2017 में 6 पर बीजेपी की जीत हुई थी, यानी 7 में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। बिल्कुल, सपा के हाथ लगी केवल 1 सीट और 1 सीट से संतोष समाजवादी पार्टी को करना पड़ा था। साथ ही आपको बता दें कि मुस्लिम जाट एकता के लिए मेरठ जाना जाता है। फिलहाल जानकारी आपके सामने। मेरठ जिले की हॉट सीट मानी जाती है सरथाना। आपको बता दें कि जहां पर मुकाबला इस वक्त दिलचस्प साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि गाजियाबाद में अगर बात करें तो 6 विधानसभा हैं और लोनी में 53 विधानसभा कोड है। मुरादनगर का इसी तरीके से जिक्र करते हैं तो विधानसभा का नाम मुरादनगर हम आपको बता रहे हैं, नाम और कोड भी आपको साथ साथ बता रहे हैं क्या कोड है। फिलहाल गाजियाबाद का जिक्र करते हैं तो 2017 विधानसभा चुनाव परिणाम पर एक नजर डाल लेते हैं। अतुल गर्ग बीजेपी के जो विजेता रहे, उन्हें 1,24,201 वोट मिले थे। ममता, सुरेश बंसल की अगर बात करें तो वो बसपा से दूसरे चरण में थे। के शर्मा की अगर बात करें तो कांग्रेस से तीसरे स्थान पर थे। ये 2017 विधानसभा चुनाव का परिणाम आपको बता रहे हैं जो गाजियाबाद से निकलकर सामने आए थे। 3 विधानसभा सीटों का ये परिणाम है। साथ ही अगर मोदी नगर की बात करें तो डॉक्टर मंजू शिवाज बीजेपी से विजेता रही और वहाब चौधरी बसपा से दूसरे स्थान पर रहे। तो वहीं तीसरे स्थान पर सपा से राम आसरे शर्मा रहे थे। बिल्कुल, बसपा और सपा का वोटों का अंतर ज्यादा नहीं है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अजीत पाल त्यागी का जिक्र करते हैं मुरादनगर से ही, तो आपको जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि बीजेपी इस वक्त कह रही है कि हमारा पलड़ा भारी है, तो 2017 का समीकरण क्या दोहरा पाएगी या नहीं, ये चुनौती है। फिलहाल सुधन कुमार बसपा से दूसरे स्थान पर रहे थे। सुरेंद्र प्रकाश का जिक्र करते हैं तो कांग्रेस से तीसरे स्थान पर वो रहे थे। तो 2017 के परिणाम पर एक नजर डाल रहे हैं। इतिहास के पन्नों को जब पलटते हैं तो ये जानकारी मिलती है। साहिबाबाद महत्वपूर्ण सीट है। ऐसे में बात साहिबाबाद की करें तो सुनील कुमार शर्मा बीजेपी से वहां विजेता रहे, अमरपाल कांग्रेस से रहे और साथ ही दूसरे स्थान पर थे। जलालुद्दीन की अगर बात करें तो बसपा से तीसरे स्थान पर थे, यानी सपा का
खाता भी नहीं खुला था। लोनी की अगर बात करें तो नंद किशोर गुर्जर बीजेपी से विजेता रहे। जाकिर अली की अगर बात करें तो बसपा से दूसरे स्थान पर रहे। मदन भैया की अगर बात करें तो रालौद से तीसरे स्थान पर, यानी हर एक सीट पर बसपा और बीजेपी दो में मुकाबला रहा था। बिल्कुल, किस विधानसभा क्षेत्र में कितने वोटर हैं वो भी आपको फटाफट से बता देते हैं। लोनी के अंदर ये कहा जा रहा है कि 5,10,566 वोटर हैं। मुरादनगर का जिक्र करते हैं तो 4,53,977 वोटर हैं। साहिबाबाद की अगर बात करें तो 10,12,154 वोटर्स हैं। ये अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की जानकारी आपको दे रहे हैं। गाजियाबाद की अगर बात करें तो 4,69,505 है, तो मोदी नगर में 3,30,894 है। इसी तरीके से दोलाना का जिक्र करते हैं तो 1,22,388 वोटर हैं। किस विधानसभा क्षेत्र में कितने वोटर हैं वो आपके सामने है। फिलहाल गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा क्षेत्र है, उसका भी आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। नोएडा के अंदर अगर बात करें तो समीकरण क्या बनता है इन गौतम बुद्ध नगर की सीटों पर, क्योंकि तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 3 सीटें नोएडा, दादरी और जेवर की हैं और तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। 2017 में बीजेपी उभरकर सामने आई। 2017 से पहले दादरी जेवर सीट पर बीएसपी का कब्जा था, जिसके बाद इस सीट को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। बिल्कुल, साथ ही आपको बताएं तो मतदान के लिए 174 बूथ बनाए गए हैं। ये इस वक्त आपको गौतम बुद्ध नगर का मतदाता बूथ की संख्या बता रहे हैं। कुल मतदाता की अगर बात करें तो 16,23,525 है। ये कुल मतदाता की संख्या इस क्षेत्र में है। बिल्कुल, कड़ा मुकाबला किसके बीच है वो भी फटाफट से आपको बता देते हैं। दादरी का सबसे पहले जिक्र करते हैं। गौतम बुद्ध नगर में दादरी आता है। तेजपाल नगर बीजेपी से हैं, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने इन पर भरोसा जताया जाता है, लेकिन कड़ी टक्कर बीएसपी के उम्मीदवार मनवीर भाटी भी दे रहे हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला ममता इसे हम कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर जेवर की बात करें तो धीरेन्द्र सिंह बीजेपी से प्रत्याशी हैं, वहीं सपा आरएलडी गठबंधन से अवतार सिंह भड़ाना है। और अगर बीएसपी की बात करें तो नरेंद्र भाटी इस वक्त चुनावी मैदान में है और यह भी त्रिकोणीय मुकाबला है। इसी तरीके से नोएडा का जिक्र करना होगा। बड़ा चेहरा है पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे हैं, बीजेपी से उम्मीदवार हैं। सुनील शर्मा का जिक्र करते हैं तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी से उम्मीदवार हैं, लेकिन पंखुड़ी भी उम्मीदवार कांग्रेस की हैं। तो मुकाबला टक्कर आप देख सकते हैं बड़े चेहरों में है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला नोएडा के अंदर भी है। बिल्कुल, ये सीटें अपने आप में महत्वपूर्ण है। ऐसे में नोएडा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हैं तो दूसरी तरफ पंखुड़ी पाठक एक युवा नेत्री के तौर पर कांग्रेस से हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर किस तरीके से नोएडा की सीटों पर कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये चुनावी समीकरण बहुत कुछ बदल देंगे। ये 58 सीटें आने वाले समय में हर एक पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटें बहुत कुछ आगे के लिए तय करेगी। बिल्कुल, और ये जो तादाद दिख रही है ममता, वो बताने को काफी है कि लोग कितना बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर विकास हो। लोगों के मन में क्या है, हमारे संवाददाता जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो पता लग रहा है किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं। बुजुर्ग महिलाएं जो चल भी नहीं पाती हैं वो भी पहुंच रही हैं। हालांकि युवा जो पहला वोटर है, जिसे हम कहते हैं कि हाँ 18 साल के बाद वो पहली बार वोट करने जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। फिलहाल विभू गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरठ से। विभू, सबसे पहले तो तस्वीर दिखाइएगा कुछ, क्योंकि अब हम कह रहे हैं 11 बज चुके हैं ममता, और तादाद कहीं ना कहीं बढ़ रही है। महिलाएं भी कामकाज कर लेती हैं, उसके बाद घरों से निकलती हैं। विभू, सबसे पहले तस्वीर दिखाइएगा, कैसी तादाद मेरठ के अंदर? इस वक्त मैं सूरजकुंड पर एक पोलिंग सेंटर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि मीडिया को अंदर जाने से रोका गया है। पुलिसकर्मी जो मौजूद है यहाँ पे खड़े हुए, वो मीडिया को अंदर जाने के नहीं दे रहे हैं। इससे पहले हमारी जिलाधिकारी के बालाजी से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था, साफ तौर पर कहा था कि गेट तक मीडिया की एंट्री हो सकती है, लेकिन गेट के बाहर भी मीडिया को नहीं खड़े होने दिया जा रहा है। तो साफ तौर पर अंदेशा लगाया जा सकता है कि मीडिया से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। सूरजकुंड के पोलिंग सेंटर पर मौजूद हूँ। यहाँ पे रफीक अंसारी, कमलदत्त शर्मा और जो अंजन शर्मा है वो यहाँ पे कैंडिडेट हैं। उम्मीद है कि 11 बजे तक जो रिजल्ट निकल कर आएगा उसमें पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि 9 बजे तक 9% मतदान था और अब 11 बजे की सूची कुछ ही देर में जारी हो जाएगी। पता चल जाएगा कि मतदान प्रतिशत कितनी तेजी से बढ़ रहा है। विभू, इस वक्त आप कौन से पोलिंग बूथ पर हैं? इस वक्त बताइएगा जरा, कौन सा पोलिंग बूथ है जहां से आप हमें रिपोर्ट दे रहे हैं?
हर्ष सूरजकुंड पोलिंग बूथ है जहाँ पर लोगों की तादाद तो ज्यादा है, लेकिन मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है कि मीडिया कुछ तस्वीरें दिखा पाए, लोगों के सामने दिखा पाए कि क्या वोटिंग परसेंटेज है। जो यहाँ पे जिन्हें ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है, वो भी कोविड प्रोटोकॉल का दूर दूर तक पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। किसी के चेहरे पर मास्क है, जब इनके चेहरे पर मास्क नहीं है तो चुनाव आयोग की साफ तौर पर धज्जियां उड़ती हुई हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि मीडिया को बेशक रोका जा रहा हो, लेकिन जो जॉइंट मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट की तैनाती इन पोलिंग सेंटर पर की गई थी तो कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। ठीक है विभू, मैं आपके पास लौट रहा हूं। मेरठ कैंट से बीजेपी उम्मीदवार क्या कुछ कह रहे हैं, आपकी तरफ से बातचीत की गई है उनसे, वो अपने दर्शकों को फटाफट से दिखा देते हैं। पहले चरण का मतदान हो रहा है। मेरठ कैंट से भाजपा प्रत्याशी अमित अग्रवाल ने वोट डाल दिया है। सर, वोट डाल दिया है, आपने 9 बज चुके हैं और 9% क्या कहेंगे लोगों से? मैं यही प्रार्थना करूंगा मतदाता बंधुओं से कि घर से निकले और बहुत जल्दी निकले और मतदान तुरंत करें। पहले मतदान, बाद में स्नान और उसके बाद जलपान और शाम को 6 बजे जय श्री राम। क्या मुद्दा है इस बार आप लेके क्या लोग? मुद्दा तो विकास का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमको इस चुनाव के माध्यम से सौर समाज का विश्वास जीतना है और सबका साथ होगा तो देश का विकास बहुत अच्छा होगा। विपक्ष लगातार हमलावर रहा है भाजपा की सरकार में महिला सुरक्षा। विपक्ष तो 5 साल तक गूंगा बहरा रहा। विपक्ष ने 5 साल तक, मैं पूछता हूँ कांग्रेस ने, मैं पूछता हूँ बसपा ने, मैं पूछता हूँ सपा ने, मैं पूछता हूँ रालोद ने, पूरे 5 साल में प्रदेश में कितने प्रदर्शन किए, मेरठ में कितने प्रदर्शन किए? अगर उन्होंने प्रदर्शन नहीं किए इसका मतलब हमारी योजनाओं से, हमारी बातों से वो सहमत हैं। अमित जी की वाइफ भी हमारे साथ मौजूद है। किसको वोट दिया है? मैंने तो कमल के फूल को वोट दिया। अपने पति को दिया है कमल के फूल को? जय श्री राम। बेटी भी आप क्या करेंगी? जय श्री राम। मोदी जी को, योगी जी को। पिताजी को नहीं दिया? पिताजी मोदी जी और योगी जी के साथ हैं। आप देख सकते हैं ये अमित अग्रवाल की पत्नी अमित अग्रवाल जी और उनके बच्चे थे। साथ में बता रहे हैं कि उनकी वोट उनके पिता को नहीं गई, उनके पति को नहीं गई, बल्कि उनके शीर्ष नेतृत्व पीएम मोदी और योगी को गई है। विकास का मुद्दा है, लेकिन जरूर देखना होगा 10 मार्च को जब मतदान के रिजल्ट आएंगे तो वो क्या कुछ होंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मेरठ में पोलिंग बूथ पर मीडिया को रोका गया है। पोलिंग बूथ पर मीडिया कर्मियों को पुलिस ने अंदर जाने से रोका है और ऐसे में जब हमारे संवाददाता पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो वहां पर साफ तौर पर पुलिस कर्मियों की तरफ से उन्हें रोका गया और अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है, जब निष्पक्ष चुनाव की बात चल रही है तो मीडिया को अंदर प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा है? तमाम सवाल हैं, क्योंकि मेरठ में जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये है कि पोलिंग बूथ में भीड़ देखने को मिल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ मीडिया की एंट्री पर बैन लगा दिया जा रहा है। बिल्कुल आपको बड़ी जानकारी, बड़ी खबर दे रहे हैं क्योंकि मीडिया कर्मियों को पुलिस ने रोका है। मेरठ से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। फिलहाल जो तरीके से सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि जब निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है तो आखिर मीडिया कर्मियों को क्यों अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। फिलहाल खबर बड़ी हम आपको इस वक्त बता रहे हैं और पोलिंग बूथ पर मीडिया कर्मियों को फिलहाल अभी भी रोका हुआ है क्योंकि मीडिया कर्मियों तो जाने से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन फिर भी मीडिया कर्मियों को मेरठ के अंदर अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। कोई कारण अभी नहीं बताया गया है। जब हमारी संवाददाता से बातचीत हो रही थी तो पुलिस कर्मियों की तरफ से इसका कोई कारण नहीं बताया गया कि आखिर मीडिया को क्यों रोका गया है, लेकिन मीडिया कर्मियों की मौजूदगी अभी पोलिंग बूथ के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आपको जानकारी दे रहे हैं मेरठ से, क्योंकि वहां पर लगातार मतदान हो रहा है। ऐसे में लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और मेरठ की सभी सीटों पर मुकाबला इस वक्त दिलचस्प है। ऐसे में मेरठ के एक पोलिंग बूथ से तस्वीर सामने आ रही है जहां पर एंट्री पर मीडिया की बैन लगाया गया है। पुलिस कर्मियों की ओर से उन्हें रोका जा रहा है और उन्हें एंट्री नहीं करने दी जा रही है। फिलहाल आपको खबरों की जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से फर्स्ट फेज का चुनाव चल रहा है और इस वक्त कितना मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट फेज में 58 सीटें हैं जहां पर मतदान इस वक्त हो रहा है। सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में लोगों की तादाद साफ तौर पर अलग अलग बूथों पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, खास तौर पर मेरठ से हमारे संवाददाता आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गौतम बुद्ध नगर का जिक्र करें क्योंकि नोएडा सीट वीआईपी सीट मानी जाती है। दादरी जेवर का जिक्र करें तो दादरी जेवर में भी इस वक्त मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद का जिक्र करते हैं तो गाजियाबाद के अंदर भी अच्छी खासी तादाद देखने को मिल रही है। 5 विधानसभा सीटें हैं, लोनी, मुरादनगर, सहीबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और लोग पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं। हालांकि मुद्दा बताया जा रहा है कि किस मुद्दे पर वो वोट डाल रहे हैं और वाकई जनता
आगे आने वाले समय में अपना भविष्य अच्छा चाहती है, इसलिए हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें लग रही हैं ममता, और यही कहीं ना कहीं बता रही है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसा होगा। बिल्कुल, साफ तौर पर लोगों में उत्साह जरूर है, क्योंकि मतदान करना लोगों के लिए पहली प्राथमिकता है। अपने मत का प्रयोग करें, ये लगातार हर एक व्यक्ति कहता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत पूरी तरीके से दांव पर लगती हुई नजर आ रही है। आज उन सभी की किस्मत मतपेटियों में बंद हो जाएगी, और उसके बाद 10 मार्च को वो दिन होगा जब ये मतपेटियां खुलेंगी, और उस वक्त क्या नतीजे रहेंगी इस पर सभी की नजर रहेंगी। लेकिन फिलहाल वोट लगातार लोग कर रही हैं। इस कड़ाके की ठंड में भी लोग अपने सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। बिल्कुल, और हर एक तस्वीर जेके 24/7 न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। हालांकि अगर बात करें बूथों की, तो बूथों पर तमाम इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कोरोना काल भी इस वक्त चल रहा है, और चुनाव आयोग की तरफ से भी गाइडलाइंस को जारी किया गया है कि सभी के चेहरे पर मास्क होना चाहिए। पोलिंग बूथों पर सैनिटाइजर भी रखा हुआ है। हालांकि अगर हम बात करें नोएडा की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, मेरठ की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि लोगों का पहुंचना हो रहा है। सुबह सवेरे कोहरा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था, अभी बादल थोड़े छाए हुए हैं, लेकिन लोगों का पहुंचना लगातार जारी है, और वोटिंग प्रतिशत भी अब कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। जो लग रहा है कि शाम आते आते ये वोटिंग प्रतिशत और बढ़ेगा, और उत्तर प्रदेश में 10 तारीख का दिन वाकई ये देखने को मिलेगा कि लोगों का हुजूम शाम तक आते आते हर एक पोलिंग बूथ पर नजर आएगा। बिल्कुल, मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि इस बार कड़ी टक्कर देती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी का ये मुकाबला, काफी दिलचस्प लड़ाई इस वक्त नजर आ रही है, और सुबह से ही लोग पहुंच रही हैं और मत का प्रयोग कर रही हैं। दरअसल कई जगह से ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही। फिलहाल योगी सरकार के मंत्री जो मैदान में है उनके बारे में आपको बता रहे हैं। अतुल गर्ग राज्य मंत्री हैं जो मैदान में है। सुरेश राणा गन्ना मंत्री भी इस वक्त मैदान में लड़ाई लड़ रही है, और ऐसे में इनकी किस्मत दांव पर जरूर है आज। बिल्कुल, 9 मंत्री कुल बताए जाते हैं, इसमें से एक श्रीकांत शर्मा है ऊर्जा मंत्री, जिनका भी आगे कहा जा सकता है कि भविष्य कहीं ना कहीं दांव पर लगा है। संदीप सिंह का जिक्र करें तो राज्य मंत्री हैं, और जनता इसका फैसला लेगी कि किसको जिताया जाएगा। हालांकि कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री, अनिल शर्मा राज्य मंत्री हैं, उन्हें भी मैदान में उतारा गया है। बिल्कुल, 9 ऐसे हैं जो योगी सरकार के मंत्री मैदान में हैं, जो पहले चरण में है खासकर। दरअसल आपको बता दें, दिनेश खटीक राज्य मंत्री हैं जो इस वक्त चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। डॉक्टर गिरिराज सिंह धर्मेश राज्य मंत्री हैं, और उनकी भी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। चौधरी लक्ष्मी नारायण राज्य मंत्री है, जिनकी किस्मत आज दांव पर है और चुनावी मैदान में वो साफ तौर पर है। तो योगी सरकार के जो मंत्री हैं वो आपको बता रहे हैं आगरा ग्रामीण है, सबसे महत्वपूर्ण सीट है आगरा ग्रामीण, क्योंकि यहां से पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को बीजेपी ने इस वक्त उतारा हुआ है। हालांकि उनका भारी विरोध भी देखने को मिल रहा है, कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं। साथ ही अगर अलीगढ़ शहर की बात करें तो वहां पर मुख्तार रजा बीजेपी से उम्मीदवार हैं, तो वहीं जफर आलम साहब सपा आरएलडी गठबंधन से उम्मीदवार हैं। बिल्कुल, ये हॉट सीटें हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि अतरौली में त्रिकोणीय मुकाबला है। संदीप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वीरेश यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, ओमवीर सिंह बसपा से उम्मीदवार हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला अतरौली के अंदर भी देखने को मिल रहा है, और अतरौली भी हॉट सीट में से एक है। छपरौली भी हॉट सीट में से एक है, जहां पर सहेंद्र सिंह रमाला बीजेपी से उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला सीधे अजय तोमर यानी सपा आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार अजय तोमर से है। तो ये छपरौली का आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद भी उन्हीं सीटों में एक आती है, क्योंकि गाजियाबाद में अगर हम देखें तो बीजेपी से अतुल गर्ग इस वक्त मैदान में है, तो सुशांत गोयल कांग्रेस से मैदान में है। बिल्कुल, साथ ही साथ हापुड़ सदर का जिक्र करें तो विजय पाल आढ़ती बीजेपी से उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है, और समाजवादी पार्टी और आरएलडी से गजराज सिंह हैं, जिन पर भरोसा समाजवादी पार्टी और आरएलडी जता रही हैं। हालांकि कैराना सबसे हॉट सीट मृगांका सिंह हैं बीजेपी से उम्मीदवार, जो कि पिछले बार 2017 में हार गई थी। नाहिद हसन समाजवादी पार्टी और आरएलडी से उम्मीदवार हैं, जो इस वक्त जेल के अंदर हैं, लेकिन चुनाव लड़ा जा रहा है उनकी बहन। बिल्कुल, खतौली भी महत्वपूर्ण सीटों में एक है, जहां विक्रम सैनी बीजेपी से उम्मीदवार हैं, राज्यपाल सैनी सपा आरएलडी से उम्मीदवार हैं, तो वहीं करतार सिंह भड़ाना बीएसपी से उम्मीदवार है। यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला होने के चलते खतौली विधानसभा सीट काफी दिलचस्प हो जाती है और हॉट सीटों में शुमार हो जाती है। इस तरीके से लोनी का भी जिक्र करना होगा। नंद किशोर गुर्जर जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जता दिया है। मदन भैया समाजवादी पार्टी और आरएलडी से उम्मीदवार हैं,
और समाजवादी पार्टी आरएलडी ने उन पर भी भरोसा जताया। बिल्कुल, मथुरा की अगर बात करें तो श्रीकांत शर्मा बीजेपी से उम्मीदवार वहां पर हैं, तो वहीं उनका मुकाबला देवेंद्र अग्रवाल सपा आरएलडी गठबंधन से है। तो ऐसे में ये उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत आज पूरी तरीके से दांव पर लग गई है। और कुछ मेहमान भी खास हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे भी जरा आप तारुफ करवाते हैं। मनोज उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो बीजेपी से हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी से राहुल त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रुद्र विक्रम सिंह राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही अगर वरिष्ठ पत्रकार की बात करें तो आलोक सिन्हा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आलोक सिन्हा जी, आप ही के पास आती हूं, क्योंकि आज का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव में से एक है। वो 58 सीटें जो सभी पार्टियों के लिए इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 58 सीटें इनके भविष्य का फैसला करेगी, इनके 5 साल के सरकार का फैसला करेगी। ऐसे में आज जिस तरीके से वोट हर सीटों पर डल रहे हैं, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। जो अब तक का मत प्रतिशत है वो 9.39% है। हर्ष, बिल्कुल, क्या लग रहा है ये जो वोट परसेंटेज इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है, इसको अगर हम देखें तो क्या मायने हैं इसके? देखें, तो दल है जो मैदान में उतरे हुए हैं जी। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का एक मुद्दा जो रहा है पिछले बार का, कि बीजेपी ने देश को मतलब राज्य को एक अच्छा दशा और दिशा दिया है। और इसमें जो युवाओं से हम लोगों की बातचीत हुई, युवा काफी जागरूक हो चुके हैं अपने राज्य के लिए। और उनका कहना है कि ये योगी सरकार की ओर वोटिंग बहुत ज्यादा होगी सभी युवाओं से, क्योंकि हम लोग पिछले लखनऊ में थे और लखनऊ में युवाओं से और कॉलेज में हम लोगों की बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि योगी ने देश को राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करने में बहुत ज्यादा काम किया है। इस वजह से लगता है कि इस बार परसेंटेज बढ़ेंगे, राज्य के अंदर अच्छा परसेंटेज से वोटिंग होगा और वोटिंग लगभग 60-70 के आसपास। आपका कहना है कि अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। चलिए आप बने रहिए मेरे साथ। बीजेपी से इस वक्त मनोज जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, 3 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हर्ष, अगर हम मेरठ में देखें तो पत्रकारों को एंट्री नहीं दी जा रही है पोलिंग बूथों पर। देखिए ममता जी, हम सबसे पहले तो आपको चैनल के माध्यम से सारे लोगों से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग अपना करें, वोट करें। रही बात है पत्रकारों को अंदर ना जाने की, अभी हम आपको बता दें, क्योंकि 5 साल की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के अगुवाई में हमने बिताया, वहां इतना विकास के मुद्दे पे आप देखिए, पिछले अभी तक का जो चुनाव वोट का परसेंटेज था उससे कहीं ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है प्रशासन की क्या वहां पे है, क्योंकि अभी हमारी कोई विशेष बात नहीं हो पाई है उसकी, लेकिन मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। हो सकता है कि जैसे मीडिया कर्मी हमारे अंदर जाते हो, कुछ दिक्कतें आती हो, भीड़ जाते हो, तो लोग थोड़ा सा फाइट वगैरह देने के चक्कर में हो सकता है कुछ भीड़ भाड़ का इधर उधर हो, इस नाते प्रशासन कुछ देर के लिए किया हो, बाकी इसमें कोई मतलब। रुक जाइए, वापस लौटती हूँ आपके पास। मेरठ में JK 24/7 न्यूज की खबर का असर, जिला अधिकारी के बालाजी ने लगाई पुलिस कर्मियों को फटकार, पोलिंग सेंटर तक दी जाने की अनुमति। तो फिलहाल सूरजकुंड पोलिंग बूथ था जहां पर मीडिया कर्मियों को रोका गया था और JK 24/7 न्यूज ने जब यह खबर चलाई इसका असर हुआ और इसके बाद तुरंत एक्शन लिया गया। बिल्कुल, JK 24/7 न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है जब पुलिस कर्मियों को फटकार लगाई गई है जिलाधिकारी की तरफ से और पोलिंग सेंटर तक जाने की अनुमति दी गई है, क्योंकि मेरठ से हमारे संवाददाता जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो पुलिस कर्मियों की तरफ से उन्हें रोका जा रहा था, जिसके बाद प्रमुखता से JK 24/7 न्यूज ने इस खबर को दिखाया और JK 24/7 न्यूज की खबर का असर तुरंत हुआ है। और इसी पर ममता, कहीं हम बातचीत कर रहे थे बीजेपी नेता से, सर हमारी खबर का असर हो गया है, क्योंकि JK 24/7 न्यूज पूरी खबर दिखाता है। फिलहाल विभू गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता, उनका सबसे पहले रुख करेंगे। विभू, क्या अब आपको जाने दिया जा रहा है, क्योंकि पुलिस कर्मियों को फटकार लगाई गई है? जब मीडिया कर्मियों को रोका गया तो जिलाधिकारी की तरफ से पूरी तरह से फटकार लगाई गई। अभी भी मीडिया से बदसलूकी का दौर जारी है, लेकिन मीडिया को अंदर
जाने नहीं दिया जा रहा। जिलाधिकारी की फटकार के बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से पास जारी किए गए थे। ब्रह्मदेव तिवारी जो तेज तरार IAS हैं, जिला प्रदेश निर्वाचन अधिकारी, उनसे तरफ से पास जारी किए गए थे कि उनको ये तो अंदर जाने दिया जाए, लेकिन पोलिंग सेंटर से बाहर रखा जाए। लेकिन अभी भी जो एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री फोर्स है और पुलिस कर्मी है वो मीडिया से बताया पर पूरी तरह उतारू है। कोविड प्रोटोकॉल की तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से उड़ाई जा रही है। चुनाव आयोग, जो भारत निर्वाचन आयोग है, उसकी तरफ से पहले ही गाइडलाइन जारी की गई थी कि जो पोलिंग सेंटर है वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए, ना ही तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था है। विभू, आखिर क्या तर्क दे रही है पुलिसकर्मी, क्यों नहीं एंट्री दी जा रही है, क्या वजह है? देखिए, तमाम तर्क हैं जो ममता पुलिसकर्मी है, एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री फोर्स दे रहे हैं। जिलाधिकारी से बातचीत हुई, जिलाधिकारी ने मौजूदा पुलिसकर्मियों को फटकार भी लगाई, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बता रही है कि किस तरह से पुलिसकर्मी जिलाधिकारी को भी कुछ मानने को तैयार नहीं है। जो जिला निर्वाचन अधिकारी है के बालाजी, उनको भी मानने को कुछ तैयार नहीं है। तस्वीरें बोल रही है कि मीडिया को अंदर जाने की वजह क्या, अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोविड प्रोटोकॉल की पालन कराया जा रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, न गेट पर मास्क की कोई व्यवस्था है, न किसी के चेहरे पर मास्क है। लेकिन बावजूद इसके जो मजिस्ट्रेट है, पैरामिलिट्री फोर्स है, ये पुलिस है, वो इसी वजह से मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी जो के बालाजी है, उन्होंने फटकार भी लगाई मौजूदा जहाँ पर पुलिसकर्मी है, लेकिन इनके कानों पर छू तक नहीं रह रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी को कुछ नहीं मान रहे। वजह यही है कि मेरठ में पोलिंग सेंटर प्रभावित हो सकते हैं, मेरठ में पोलिंग प्रभावित हो सकती है। अगर बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए। विभू, लौटेंगे आपके पास। तस्वीरें साफ बता रही हैं कि अभी भी मेरठ में एंट्री नहीं दी जा रही। हमारे साथ एक पैनल पहले से ही पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी से मेरा सवाल था, मनोज उपाध्याय जी, इस वक्त आप ही की सरकार है मेरठ में, आखिर क्या वजह है, क्यों पत्रकारों को एंट्री नहीं दी जा रही है? किस बात का डर है बीजेपी को? पोलिंग बूथों पर एंट्री नहीं होना मतलब पार्टियों को डर होना, और खासकर अगर वहां की पुलिस प्रशासन ऐसा करेगी तो। देखिए, अभी आपने दिखाया कि डीएम साहब ने आदेश दे दिया है। डीएम साहब ने पुलिस कर्मियों को सुरक्षा ने फटकार भी लगाई है। ये कहीं ना कहीं 5 साल की सरकार में की जो है एक सफल प्रयास रहा है कि उन्होंने फटकार के बाद भी असर नहीं पड़ा है पुलिस कर्मियों पर। बेहतर कार्य किया। और दूसरी चीज मैं बता दूं, इस समय जो आप कह रहे हैं सरकार तो इस समय चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग से, और बाकी रही कहाँ डिस्प्ले आ रहा, शासन की तरफ से कोई और या सरकार की तरफ से किसी प्रकार का इस तरह का। चलिए, खैर सरकार की आप बात कर रहे हैं तो रैलियों के अंदर हमने देखा था सरकार किस तरीके से काम कर रही थी। चलिए ठीक है, उस पर जरूर आएंगे, आपसे सवाल भी लेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए, फिर समाजवादी पार्टी के पास भी जाते हैं। रुद्र विक्रम सिंह साहब, 3 सीटों पर खासतौर पर हम जिक्र कर रहे हैं, मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का मैं जिक्र करूं तो विकास का एजेंडा बीजेपी सामने रख रही है, समाजवादी पार्टी भी विकास का एजेंडा सामने रख रही है। मेरठ का अगर मैं जिक्र करूं तो मेरठ के अंदर हम किसानों का मुद्दा देख रहे हैं, गन्ना किसानों का मुद्दा खासतौर पर गरमाया हुआ है। गाजियाबाद का अगर मैं जिक्र करूं तो गाजियाबाद के अंदर ध्रुवीकरण खासतौर पर देखने को मिल रहा है। ये तीनों जगह ये अहम फैक्टर क्या साबित होंगे इनके भविष्य के लिए, नेताओं के भविष्य के लिए? देखिए, जैसा आपने कहा कि गौतम बुद्ध नगर में विकास के मुद्दों पर बात हो रही है, विकास के मुद्दों पर वोटिंग होगी। हमेशा कहा तो हर पार्टी की तरफ से कहा तो यही जाता है कि हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दों पर हम वोट मांग रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि चुनाव आते आते वो विकास के मुद्दे गायब हो जाते हैं और बहुत सारे मुद्दे, जैसे जातियों का मुद्दा, धर्म संप्रदाय का मुद्दा, ये सारे मुद्दे हावी हो जाते हैं। जैसे आपने बताया कि गाजियाबाद में ऐसा चल भी रहा है और पार्टियों ने कोशिश भी करी कि इस पूरे चुनाव को उस माहौल में बदल दिया जाए। हालांकि अभी तक मुझे नहीं लगता कि वो जो माहौल बनाया जा रहा था वो माहौल बना है अभी तक। लेकिन मैं अगर पिछले चुनाव की बात करूं, जो अभी जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं, लगभग जिन जिन जिलों में लगभग 58 सीटों पे मेरे ख्याल से चुनाव हो रहे हैं। उनमें से पिछली बार की हम बात करें तो 53 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी और 2-2 सीटों पर सपा और बसपा रहा था। लेकिन इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि इस बार बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट में खड़े हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सपा आरएलडी का गठबंधन है जो उनके साथ खड़े हैं। तो ये जैसे 3-4 मंत्री भी दांव पे लगे हुए हैं इस चुनाव में।
तो इस बार का चुनाव जो है, और जो पिछली बार आपने देखा था कि 1-1 लाख के वोटों के अंतर से जीते, से नोएडा की बात करूं मैं तो नोएडा में 1 लाख। बिल्कुल, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव इस वक्त अब नहीं है, अब मुकाबला कड़ा है। जो 2017 में हम देख रहे थे कि एक तरफा लहर चल रही थी। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त समाजवादी पार्टी से भी राहुल त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल त्रिपाठी साहब, गौतम बुद्ध नगर का मैं जिक्र करूं तो बीजेपी के पास बताने को है कि भैया जेवर में एयरपोर्ट बनाया है, फिल्म सिटी है, मेडिकल डिवाइस पार्क बना दिए गए हैं, और किसानों का लेकर जो बिल लेकर आए थे उसको लेकर भी हमने माफी मांग ली है। आपके पास बताने को क्या था? क्या सिर्फ बताने को जयंत चौधरी साहब हैं कि हमारे साथ किसानों का समर्थन है, जयंत चौधरी साहब हमारे साथ बैठे हैं, बस इतना? देखिए, हमारे पास बताने को सब कुछ है। बीजेपी अपनी जो झूठ की बुनियाद है वो लगातार बताओ, जनता जान गई, 3 चुनाव उनका दे चुकी है। अब बताने के पास बीजेपी को कुछ नहीं, लेकिन अखिलेश यादव जी के 5 साल के कार्यकाल जनता जान रही है कि 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या विकास इस उत्तर प्रदेश में हुआ है। जनता जान गई है। 3 सरकारें जनता ने भली भांति देखी है, पूर्ण बहुमत से 3 सरकारें देखी है। 3 सरकारों को तुलना के मामला आ गया है। अब तीनों सरकार में जब तुलना हो रही है, 100 में 100 नंबर समाजवादी पार्टी सरकार को देने का काम किया है। और 58 सीटों का चुनाव। चलिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू एक कहावत है ममता, वही समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं सर। चलिए ठीक है सर, जनता बता पाएगी, मजबूरन हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। लगातार कवरेज जारी रहेगी, आप चारों हमारे साथ बने रहिएगा। हम लगातार आपसे सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि जनता को जानना जरूरी है। नेताजी जवाब देंगे तभी जनता संतुष्ट हो पाएगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं।